जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो सुबह सुबह करंट अफेयर का एक और सेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां हम देश दुनिया की उन न्यूज की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी रहने वाले हैं। एमसीक्यूज फॉर्म में सारे के सारे टॉपिक में कवर कराऊंगा, इसलिए आप लोग छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आपके नोट्स ही अंत में आपके बेहतर साथी साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अंडर विच एक्ट आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपॉइंटेड, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत पे की जाती है? सबसे पहले तो ये टॉपिक इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में 5 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। ये 5 एक बड़ा न्यूज है अपने आप में, क्योंकि ऐसा आमतौर पे होता नहीं है कि एक साथ बहुत सारे बैंकों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को नियुक्त किया जाए। क्लियर पॉइंट बच्चों, यानी कि अपॉइंटमेंट की जाए। तो अभी किस एक्ट के तहत किया गया है आपको ये बताना है इस सवाल में, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं जिनके बारे में सवाल आते हैं। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि नेशनलाइज्ड होते हैं। नेशनलाइज्ड यानी कि राष्ट्रीयकरण। सरकार के पास कम से कम 51% शेयर्स तो होने ही चाहिए, उनको हम लोग नेशनलाइज्ड बैंक्स कहते हैं। 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है भारत में। एक आपका 1969 में आप देखोगे 14 बैंकों का, और 1980 में आप देखोगे तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, और ये दोनों ही नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। अब इन्हीं में से 5 ऐसे बैंक हैं जिनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, यह भी आपका एक सवाल है, ठीक है? तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, ठीक है? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अपॉइंट करती है। कमिटी ऑफ कैबिनेट अपॉइंट करती है, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? इनको हम शॉर्ट में एसीसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एसीसी की ड्यूटी होती है, की जिम्मेदारी होती है, जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उन सारे पब्लिक सेक्टर, नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर, जितने भी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हो गई या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गए, पब्लिक सेक्टर वाले बैंक हो गए, कोई भी ऐसी चीज जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उनकी सारी सारी नियुक्तियां कौन देखता है? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट यानी एसीसी ही देखती है। तो यहां पे इन 5 जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इनकी नियुक्ति भी इन्होंने ही देखी है। तो इन्होंने 5 नाम कौन कौन से सजेस्ट किए हैं उनके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला जो आप देखोगे 5 बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है बच्चों? पंजाब नेशनल बैंक, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है? चलिए, रेड ले लेते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे यहाँ पे? पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है? पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम लोग पीएनबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अमित कुमार श्रीवास्तव को यहां पे अपॉइंट किया गया है। किसको? अमित कुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है, ये बात याद रखेगा, आप लोग लिखते चले, ठीक है? अमित कुमार श्रीवास्तव, ये आप लोग देखेंगे, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम लोग शॉर्ट में यूबीआई बोलते हैं। अमरेश प्रसाद को यहां पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है? अमरेश प्रसाद को अपॉइंट किया गया है, ठीक है बच्चों? उसके बाद तीसरा बैंक आपके पास आता है इंडियन बैंक की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा आपका इंडियन बैंक आता है, और इसमें मिनी टीएम जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है, ठीक है? चौथा बैंक आता है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रभात किरण जी को अपॉइंट किया गया है, प्रभात किरण जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है बच्चों? और जो आपका 5वां आता है कैनरा बैंक, ठीक है बच्चों? कैनरा बैंक, इसको अपॉइंट किया गया है, कैनरा बैंक, इनको अपॉइंट किया गया है सुनील कुमार चुग को, सुनील कुमार चुग, ठीक है? चुग। ये पांचों के पांचों नाम आपको याद रहने चाहिए, ये पांचों के पांचों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि पांचों के पांचों जो बैंक्स हैं ये कब बनाए गए थे, इनके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों? तो आप लोग नोट करें, पंजाब नेशनल बैंक को 1894 में बनाया गया था। पीएनबी कब बनाया गया था?
तो 1894 में बनाया गया था, 1894 में बनाया गया था। यानी कि रजिस्ट्रेशन 1894 में हो चुका था, इसको काम करना शुरू किया था 1895 में। तो आप लोगों को अगर इंटरनेट वगैरह पे कंफ्यूजन हो, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन मिले, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको 1894 ही आपको याद रखना है। और किसने बनाया था? तो लाला लाजपत राय ने बनाया था, और लाहौर में बनाया था। ठीक है, उस टाइम लाहौर वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, क्योंकि उस टाइम बंटवारा नहीं हुआ था। उसके बाद आप देखोगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया था 1919 के अंदर में। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बनाया गया था 1935 में। इंडियन बैंक को बनाया गया था, इंडियन बैंक को बनाया गया था 1907 में। उसके बाद एक और बैंक है आपका कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक को बनाया गया था बच्चों, कैनरा बैंक को बनाया गया था 1910 में। ये सारे के सारे डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से नोट करके चलना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलीगुब्बी इज द साउदर्न मोस्ट वोल्केनो ऑफ विच वोल्केनिक रेंज इन एथियोपिया? हेलीगुब्बी एथियोपिया के किस ज्वालामुखी श्रेणी का सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी है? अभी देखिए, यहां पे एक सवाल आ रहा है ज्वालामुखी को लेकर के, और ज्वालामुखी का नाम क्या है? हेलीगुब्बी। हेलीगुब्बी याद रखिएगा, ज्वालामुखी का नाम हेलीगुब्बी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हेलीगुब्बी, HAYLIGUBBI। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई साहब ऐसे ऐसे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और ये ज्वालामुखी एथियोपिया के, ये ज्वालामुखी कहां पे है? एथियोपिया के, एथियोपिया के एक रीजन है रफार, रीजन है रफार, रफार एरिया जो है, रीजन जो है रफार, उसमें एक पर्वत श्रृंखला है, यानी कि एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, यानी कि एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, एर्टा एले, ठीक है, एर्टा, एर्टा एले, एटा एले माउंटेन रेंज जो है, एटा एले रेंज के नाम से हम इसको जानते हैं, याद रखेगा। और इसी पर्वत श्रृंखला में एक ज्वालामुखी फटा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एले गुब्बी। ठीक है, नाम बोला एले, सॉरी हेले गुब्बी इसका नाम है। क्लियर पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर ये 12,000 साल से सोया हुआ था, 12,000 साल से डोरमेंट स्थिति में था, ये सुगबुगी ही नहीं हो रही थी, किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि भाई ये एक इस तरीके से एरप्ट होगा, लेकिन 12,000 साल लग गए इसको उठने में। अब सर क्या ये लोगों को पता नहीं था, एथियोपिया वालों को, कि इतना बड़ा ज्वालामुखी उठने वाला है? पता था बेटे, लेकिन ये जो एरिया है ना, ठीक है, एटा एले रेंज, इस एरिया में कोई जाता नहीं था, एक तरीके से नो मैन एरिया था, एक तरीके से पूरा पूरा रेगिस्तान था। तो वैज्ञानिकों का ध्यान इस तरफ नहीं गया, तो वैज्ञानिकों ने इस तरफ देखा भी नहीं। और यार 12,000 साल मायने रखते हैं, 12,000 साल पुरानी खोज कहां से यहां इनके पास होगी। लेकिन जब रिसर्च किया गया तब पता चला कि भाई ये ज्वालामुखी तो 12,000 साल पुरानी है। तो अब सवाल आता है कि ये रिसर्च किसने किया है सर, इतनी इंपॉर्टेंट? ये रिसर्च किया गया है बच्चों, याद रखना आप लोग नाम, टॉलुस वोल्केनिक, टॉलुस, TOULOUSE, टॉलुस वोल्केनिक, टॉलुस वोल्केनिक एश, एश एडवाइजरी सेंटर, एडवाइजरी सेंटर, जिसको हम लोग VAAC के नाम से जानते हैं, VAAC के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना, टॉलुस वोल्केनिक एश एडवाइजरी सेंटर, VAAC के नाम से जानते हैं। इसी ने ये कंफर्म किया, रिसर्च किया है कि भैया 12,000 साल पुराना ये आपका वोल्केनो है, जो कि अभी इरप्ट हुआ है, अभी सामने आया है। ठीक है बच्चों, तो आपका सवाल क्या था कि हेलीगुब्बी एथियोपिया के किस ज्वालामुखी श्रेणी का सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी है? तो आपको क्या बताना है यहाँ पे बच्चों? एर्टा एले रेंज बताना है, याद रखेगा। और ये ज्वालामुखी इतना ज्यादा मतलब बड़ा था कि इसकी हाइट गई है 45,000 फीट तक, और इसने ओमान और यमन तक को कवर कर लिया है, याद रखिएगा। यानी कि कितना बड़ा ज्वालामुखी होगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो चुका है, हवा दूषित हो चुकी है, राख ही राख हर जगह दिखाई दे रही है। तो ये ज्वालामुखी इस वजह से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक अखबार में यही सारे चर्चे चल रहे हैं। कोई भी चीज जो न्यूज में होगी बच्चों, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। अगला सवाल है, द भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड सफ्रान जॉइंट वेंचर साइंड ऑन
24th November 2025 will locally produce which precision air to ground weapon in India। यानी कि 24 नवंबर 2025 को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, और सफरन की संयुक्त उद्यम कंपनी किस प्रिसीजन एयर टू ग्राउंड हथियार का उत्पादन भारत में करेगी। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहां पे एक भारत की कंपनी है बीईएल। क्या है? बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको कब बनाया गया था? 1954 में बनाया गया था। ठीक है, इसने हाथ मिलाया है, किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसने हाथ मिलाया है फ्रांस की एक कंपनी है सफरन। फ्रांस की एक कंपनी है सफरन। क्लियर पॉइंट? कहां की? ये पॉइंट आप लोग याद रखना। फ्रांस की एक कंपनी है, कौन सी? सफरन। ठीक है, सफरन, सफरन। अब इन दोनों ने हाथ मिलाया है, यानी कि इन दोनों ने क्या साइन किया है? एक जॉइंट वेंचर साइन किया है। जॉइंट वेंचर साइन किया है। जॉइंट वेंचर को हम लोग हिंदी में संयुक्त उद्यम बोलते हैं। जब दो लोग मिल करके एक साथ काम करना चाहे और एक साथ कंपनी चलाना चाहे तो उसको हम लोग जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो यहां पे याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी सैफरन ने जॉइंट वेंचर साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम साथ मिल करके एक हथियार बनाएंगे और उस हथियार का नाम होगा क्या? हैमर। क्या बनाएंगे हम लोग? हथियार का नाम रखेंगे हम लोग हैमर, HAMMER। ठीक है बच्चों, हैमर उस हथियार का नाम होने वाला है, हैमर। ठीक है, अब ये हैमर क्या है सर? ये तो हथौड़े जैसा लग रहा है। ठीक है, नहीं बच्चों, ये हथौड़ा नहीं है, ये मिसाइल की शेप में होने वाला एक बॉम्ब है। देखने में तो लगेगा कि मिसाइल है, लेकिन बॉम्ब के तरीके से रिएक्ट करेगा, बॉम्ब के तरीके से फटेगा, धुड़ुम जहां पे फटेगा वहां पे दुश्मन की चीथड़े उड़ा देगा। इतना ज्यादा इसकी पावर रहने वाली है। नाम क्या है इसका? हैमर। हैमर तो ये क्या है? एक तरीके का बॉम्ब है जो कि मिसाइल के शेप में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जब बनाया जाएगा तो इसका 60% जो होगा वो भारतीय पुर्जा होगा, भारतीय पुर्जे होंगे। याद रखना, भारतीय पुर्जे होंगे, यानी कि 60% इसमें जो सामान लगेगा वो भारत का होगा। और जो पार्टनरशिप है ना बच्चों, 50-50% की दोनों कंपनियों में है। ठीक है, लेकिन अब दो देश मिलकर काम कर रहे हैं तो आधा सामान इधर से होगा, आधा सामान इधर से होगा, है ना। यानी कि 60% इंडिया का सामान होगा तो 40% फ्रांस से आएगा। डेफिनेटली 40% फ्रांस से आएगा। तो 40% जब भी फ्रांस से आएगा ना, तो स्टेज्ड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में आएगा। अब सर ये स्टेज ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टेज्ड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में आएगा। तो ये क्या होता है सर? तो बच्चों ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक पार्ट में कुछ भी नहीं आता, एक बार में कुछ नहीं आता, स्टेज वाइज आ जाता है। यानी कि कुछ पार्ट बन गए, ठीक है, तो उसके लिए मटेरियल आएगा, फिर कुछ और पार्ट बन गए, उसके लिए मटेरियल आएगा। अलग अलग स्टेज के हिसाब से अलग अलग सामान फ्रांस से यहाँ पे मंगाया जाएगा। इसीलिए स्टेज ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के या टेक्निक के जरिए इसको मंगाया जाएगा। और फाइनल असेंबल जो होगा ना, फाइनल जो बॉम्ब बन के तैयार हो जाएगा, फाइनल जो हैमर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, वो कहां पे होगा? भारत में होगा। ठीक है, भारत में। और कौन करेगा? बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड करेगी। क्लियर है पॉइंट बच्चों? यहाँ पे ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हथियार पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में कि वो हथियार का नाम क्या है, तो हथियार का नाम बच्चों हैमर। ठीक है, और हैमर का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हैमर आप लोग याद रख सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके कि सर इसका फुल फॉर्म भी तो बता दो, क्योंकि फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब, क्योंकि हथियार का पूरा नाम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो हैमर इसका नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, यानी कि बहुत ज्यादा रेंज में जाकर के वार करने वाला एक हाईली एजाइल है। हाईली एजाइल मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेने वाला, यानी कि दुश्मन को निशाना लगाया, ठाए, दुश्मन इधर उधर हो भी गया ना, तो ये तो मिसाइल के तरीके से काम करेगा, दुश्मन को वहां पे जाकर के मार देगा। तो इसको बोलते हैं हाईली एजाइल मॉड्यूलर, यानी कि चेंज हो सकता है, म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, हैमर के नाम से इस हथियार को हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये एयर टू ग्राउंड काम करता है। कहां काम करता है? ये एयर टू ग्राउंड काम करता है, यानी कि हवा से
ग्राउंड में इसको जो मारक कैपेबिलिटी है, हवा से ग्राउंड में मारेगा। अब देखिए ये बॉम्ब है, अब हाथ में उठा के तो इसको लेके जाएंगे नहीं पटकने के लिए, क्योंकि भारी होगा डेफिनेटली। अगर ये इतना बड़ा रेंज उड़ा सकता है तो भारी होगा, मिसाइल तरीके बोल रहा हूं मैं, तो और ज्यादा समझ में आ रहा है कि सर ये तो भारी होगा। तो डेफिनेटली इसको किसी ना किसी एयरक्राफ्ट पे ऊपर लेके जाया जाएगा और वहां से इसको छोड़ा जाएगा। देखो इसको किस एयरक्राफ्ट के हिसाब से बनाया गया है, तो याद रखिएगा दो एयरक्राफ्ट है, एक आपका तेजस है और एक आपका राफेल है। ठीक है, एक आपका राफेल है। तो ये दो ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिन पर रख के इस बॉम्ब को फोड़ा जाएगा दुश्मनों के एरिया में। क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, उस बॉम्ब का नाम क्या है? हैमर, HAMMER। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है। इंडिया सेंट अ 23 मेंबर टीम फॉर द फर्स्ट टाइम टू द वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 कंपटीशन हेल्ड इन विच होस्ट लोकेशन। पहली बार वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 प्रतियोगिता के लिए 23 सदस्यीय टीम किस मेजबान स्थान पर भेजी जा रही है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जिस कंपटीशन की बात हो रही है वो कंपटीशन आखिर है क्या। वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन है, क्या है ये? वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन हो रहा है। ये एशिया कंपटीशन हो रहा, इसका मतलब ये एशिया लेवल पे हो रहा है और ये स्किल्स का कंपटीशन है। जिस तरीके का आप लोग ओलंपिक में जाते हो, आप लोग कॉमनवेल्थ में जाते हो, तो स्पोर्ट्स की बात होती है, एथलीट की बात होती है, उसका कंपटीशन होता है। लेकिन यहां पे एशिया में ये एक कंपटीशन लॉन्च किया गया एशिया लेवल पे, ताकि एशिया के टैलेंट को उभारा जा सके। कौन सा टैलेंट? स्किल्स की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा टैलेंट? स्किल्स की बात कर रहा हूं। तो स्किल्स का मतलब क्या होता है? कोई लोग कंप्यूटर बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, कोई लोग सॉफ्टवेयर बनाने में एक्सपर्ट हैं, कोई लोग फैशन डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हैं, कोई लोग यहाँ पे वायरस ही बना दे रहे हैं, कोई लोग यहाँ पे एंटीवायरस बनाने में एक्सपर्ट हैं, कोई लोग यहाँ पे कंप्यूटर के अलग अलग लैंग्वेज बनाने में एक्सपर्ट हैं। इस तरीके की सारी जो स्किल्स हैं, उन स्किल्स के हिसाब से यहाँ पे कंपटीशन रखा गया है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे कंपटीशन रखा गया है और कहां पे रखा गया है? तो चाइनीज ताइपी में रखा गया है, यही आपका आंसर है, चाइनीज ताइपी। ठीक है बच्चों, चाइनीज ताइपी। अब ये चाइनीज ताइपी कौन सा देश है सर? तो याद रखें चाइनीज ताइपी जो है आपका ताइवान को ही हम लोग कह देते हैं चाइनीज ताइपी। तो यहीं पर रखा गया है चाइनीज ताइपी में कंपटीशन। अब भारत से कितने लोग गए हैं? भारत से यहाँ पे टोटल 44 लोग गए हैं, 44 लोग गए हैं भारत से। और 44 लोग में जो 23 है ना वो प्रतियोगी हैं, जो कि प्रतियोगिता करने गए हैं, याद रखना। और जो 21 है ना वो कोच हैं, 21 जो है वो कोच लोग गए हैं, यानी कि टोटल 44 लोग भारत से गए हैं। और ये जो प्रतियोगिता होगी चाइनीज ताइपे में 21 डिसिप्लिन होंगे, यहाँ पे 21 तरीके की प्रतियोगिताएं होंगी। कितनी? 21 तरीके की प्रतियोगिताएं, यानी कि कंपटीशन यहां पर किए जाने वाले हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? अब सवाल ये आता है कि सर ये भेजता कौन है? यानी कि इंडिया से, जैसे कि क्रिकेट का सिलेक्शन इंडिया में बीसीसीआई करता है, वैसे इनका भी तो सिलेक्शन होता होगा ना? बिल्कुल होता है बच्चों। पहले ये लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुने जाते हैं स्किल्स वाले लोग जिनमें हुनर होता है, फिर ये स्टेट लेवल पे चुने जाते हैं, फिर ये नेशनल लेवल पे चुने जाते हैं, फिर जो नेशनल लेवल पे चुने जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है, फिर एक कंपटीशन नेशनल लेवल पे होता है आफ्टर ट्रेनिंग, और जो जीतता है उसको इस कंपटीशन में भेज दिया जाता है। तो सर ये ट्रेनिंग कौन देता है ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो NA ट्रेनिंग देता है बच्चों, याद रखिएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चों, इसको कब बनाया गया था यहाँ पे? तो 2008 में बनाया गया था, ताकि भारत में स्किल्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये NSDC है, यही इन सारे खिलाड़ियों को तैयार करता है, यही इन सारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देता है। इसमें यूनिवर्सिटीज का सहायता मांग लेता है, एक्सपर्ट का सहायता मांग लेता है, लेकिन पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? इसी की है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ही है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? और प्लेटफॉर्म का नाम है वर्ल्ड स्किल। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वर्ल्ड स्किल प्लेटफॉर्म का नाम दिखाई आपको देगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखेगा। तो वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 में भारत के टोटल 23 खिलाड़ी गए हैं और भारत ने पहली बार यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और ये वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 कहां पे हो रहा है? तो चाइनीज ताइपे में हो रहा है। क्लियर है पॉइंट बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या आता है आपके पास?
अगला पॉइंट है बच्चों, द इंडियन नेवी शिप आईएनएस माहे कमीशन्ड ऑन 24 नवंबर 2025 बिलोंग्स टू विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ नेवल प्लेटफॉर्म। अभी देखिए यहां पे 24 नवंबर को एक आईएनएस यानी कि इंडियन नेवल शिप, आईएनएस की बात मैं जब भी करूंगा ना बच्चों याद रखना इंडियन नेवल शिप की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक इंडियन नेवल शिप को इंडियन नेवी को हैंडओवर किया गया है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि इंडियन नेवी डिमांड करेगी कि सर हमको इतनी शिप्स चाहिए क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, तो नेवी के लिए शिप्स बनाई जाती हैं और शिप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी कंपनी को दिया जाता है। तो ऐसा ही एक शिप बनाया गया है इंडियन नेवी की डिमांड पे जिसका नाम है आईएनएस माहे। क्या नाम है इसका? आईएनएस माहे। इसका मतलब है इंडियन नेवल शिप माहे बनाया गया है और इसको बना के कमीशन भी कर दिया गया है। कमीशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कमीशन का मतलब यह होता है कि इंडियन नेवी को सौंप दिया जाना कि अब ये शिप आपकी है और इस शिप को आपको जैसे इस्तेमाल करना है करो इंडियन सुरक्षा के लिए। तो इसको कमीशन कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये किस टाइप की शिप है? यह माल ढोने वाली भी शिप होती है, लड़ने वाली भी शिप होती है, रेस्क्यू शिप भी होती है। तो ये बहुत ही स्पेशल कैटेगरी की शिप है, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी सबमरीन। क्या? एंटी सबमरीन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर, शैलो वाटर क्राफ्ट, शैलो वाटर क्राफ्ट। अब इसका क्या मतलब होता है सर? अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिख दें, ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ASWSWC, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। अब ये एक एक शब्द को पकड़ के चलिए, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है अपने नाम से, ठीक है बच्चों। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, यानी कि जब दुश्मन की पनडुब्बी, दुश्मन की शिप्स पानी के अंदर से इंडिया की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ये उसके ऊपर वार करने के लिए बनाया गया है, याद रखेगा। और ये साइज में बहुत ही छोटा है, इसलिए छोटा है क्योंकि दुश्मन की रडार की नजर में ये नहीं आ सके, इस तरीके से इसको बनाया गया है। शैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब है कि गहराई में जाकर के दुश्मन के एरिया में घुस के वापस आ सकता है और दुश्मन इसको पकड़ भी नहीं पाएगा। तो इसकी जो क्लास है, इसकी जो कैटेगरी है, वो कौन सी कैटेगरी है बच्चों? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट इसकी कैटेगरी है। अब नेवी ने 8 शिप की डिमांड की थी, नेवी ने 8 शिप की डिमांड की थी, याद रखिएगा। तो अभी 8 शिप तो नहीं, लेकिन इस कैटेगरी का ये पहला शिप है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आईएनएस माही किस कैटेगरी का पहला शिप है? तो आईएनएस माही एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कैटेगरी का पहला शिप है। और अभी 7 और बनाने हैं क्योंकि टोटल 8 की डिमांड की गई थी। अब कौन सी कंपनी बना रही है सर? तो ये कोचिन शिपयार्ड, कौन सी? कोचिन शिपयार्ड बना रही है, ये बात याद रखना। कोचिन शिपयार्ड कंपनी बना रही है, इसी को ये पूरा पूरा टेंडर, पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और ये धीरे धीरे करके एक तो दे दिया इसने और 7 इस तरीके के शिप ये और भी दे देगी। क्लियर है पॉइंट बच्चों? यहां पे याद रखेगा। तो ये जो शिप है, आपका सवाल यही पूछा गया था कि आईएनएस माहे है, कमीशन किया गया है, वो किस कैटेगरी का है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास? ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, चलिए। अब कोई भी शिप बनाई जाती है ना तो उसको बड़े धूमधाम से, जैसे शादी ब्याह होता है ना, उतना धूमधाम से यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। मतलब हम लोग ऐसे नहीं कि कुछ भी डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं। ढोल नगाड़ों का मतलब होता है प्रॉपर सेरेमनी की जाती है, प्रॉपर गाजे बाजे आते हैं, उसके हिसाब से इसको कमीशन किया जाता है, पानी में उतारा जाता है। तो इसको एक चिन्ह दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है। उस चिन्ह पे क्या बना हुआ है? उरुमी, यानी यूं कह लो जो लोगो होता है ना, एक तरीके से लोगो, तो इस शिप का जो लोगो है उस पे क्या बना हुआ है? उरुमी बना हुआ है। तो सर ये उरुमी क्या होता है? ठीक है, तो उरुमी बना हुआ है इसके, उरुमी क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। जो लोगो होता है ना शिप का, उसे हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। इस क्रेस्ट पे क्या बना हुआ है? तो उरुमी बना हुआ है। उरुमी क्या है? एक तरीके की तलवार है। ठीक है, फ्लेक्सिबल तलवार है। फ्लेक्सिबल तलवार बोले तो वो कहीं से भी मुड़ जाती है, उसको ऐसे करोगे तो मुड़ जाएगी, उसको आप इनफैक्ट हवा में ऐसे खड़ा करोगे ना तो सीधी नहीं खड़ी रहेगी, ऐसे मुड़ जाएगी। उसको जिस तरीके से आप ऐसे तो घुमाना चाहो उस तरीके से घुमा सकते हो। तो इसका जो क्रेस्ट पर बना हुआ है, कौन क्या बना हुआ है? उरुमी बना हुआ है। और उरुमी क्या है? एक तलवार का एक नाम है। क्लियर पॉइंट? अब इसके मोटो की बात कर लेते हैं। मोटो क्या है सर? ठीक है, यानी किस तरीके से ये काम करेगा, इसके अगर मोटो की बात कर ले,
तो मोटो इसमें आपका कि साइलेंट हंटर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या साइलेंट हंटर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, साइलेंट हंटर, यानी कि छोटा छोटा है और चुपके से जाएगा, साइलेंट और हंटिंग करके आ जाएगा, शिकार करके दुश्मन के यहां से आ जाएगा, ठीक है। इसका मैस्कॉट क्या है सर? मैस्कॉट का मतलब होता है शुभांकर, शुभांकर, यानी कि जो मेन जो उसका पहचान बनाई गई है वो है चीता, चीता, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले तो आपकी कैटेगरी पूछी जा सकती है, तो कैटेगरी में आप क्या लिखोगे? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट लिखोगे, क्लियर है पॉइंट। और इसका मैस्कॉट क्या है? तो मैस्कॉट यानी शुभांकर, चीता है, और इसका मोटो क्या है? साइलेंट हंटर, यानी चुपके से शिकार करके आ जाएगा। और इसका जो क्रेस्ट है उस पे क्या बना हुआ है? तो उरुमी बना हुआ है। उरुमी क्या है? एक तलवार है। कौन सी कंपनी बना रही है इसे? तो कोचिन शिपयार्ड बना रही है। कितने बनाने हैं? तो 8 बनाने हैं। आईएनएस माही इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट सीरीज का पहला शिप है। ये सब कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए, इनमें से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्लियर है पॉइंट बच्चों? चलिए चलिए, अच्छा एक और बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है बच्चों जहां पे आपका जोश ढीला पड़ा वहीं पे आप पूरी तरीके से ढीले हो जाते हो, पता ये सोच करके कि ठीक है ना यार, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। करंट अफेयर तो रोज ही किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन याद रखना कल कभी भी नहीं आएगा कि जैसे ही आप लोग कल जागोगे ना तो एक और कल तैयार हो चुका होगा आपका एक्सक्यूज बन करके। फिर उस कल को आप बताओगे कि नहीं यार कल कर लूंगा, फिर उसके अगला कल तैयार हो चुका होगा एक एक्सक्यूज बन के। करंट अफेयर पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है बच्चों, एक ही मोटो है, कल पर ना छोड़ें। जिसने कल पर करंट अफेयर को छोड़ दिया, याद रखिएगा वो उसी टाइम अपने लिए खड्डा खोदना शुरू कर चुका है। तो आपको इसी जोशो जुनून के साथ रोज डेली सारे के सारे सेशंस को फॉलो करना है और शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है। इसी जोश और जुनून से मैं आपको पढ़ाऊंगा। याद रखना, मेरा जितनी जोश के साथ पहला शब्द निकलेगा लेक्चर का, उतनी ही जोश के साथ आखिरी शब्द भी निकालूंगा मैं, उतने ही जोश के साथ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। हु इनॉग्रेटेड द बायोमास पैलेट प्लांट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द बायो इथेनॉल प्लांट इन रेवाड़ी? अभी देखिए, रेवाड़ी जो हरियाणा में है वहां पे एक बायोमास बायोमास पैलेट प्लांट लगाया गया है और उद्घाटन किया गया है। और एक बायो इथेनॉल प्लांट जो है उसकी आधारशिला रखी गई है, यानी कि एक प्लांट बन के तैयार है, उसका उद्घाटन किया गया है और एक बायो इथेनॉल प्लांट अभी बनने जा रहा है, उसकी आधारशिला रखी गई है, फाउंडेशन रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है ये आपका सवाल है? पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी एंड मनसुख मांडविया साहब। तो करेक्ट आंसर है बच्चों प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी सर ने हरियाणा के रेवाड़ी में, हरियाणा के रेवाड़ी में क्या किया है? यहां पे दो ऐसे काम किए हैं। पहला काम क्या किया है? बायोमास बायोमास पैलेट बायोमास पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया है, यानी कि इनॉग्रेशन किया है इसका। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ठीक है। और एक और प्लांट का उन्होंने आधारशिला रखी है, फाउंडेशन रखी है, और वो प्लांट कौन सा है भाई साहब? ठीक है, बायो इथेनॉल प्लांट, ठीक है। कौन सा है? बायो इथेनॉल, इथेनॉल प्लांट जो है इसकी आधारशिला रखी है, यानी कि शुरुआत की है, फाउंडेशन रखा है, ठीक है। तो सर ये होते क्या है बायोमास पैलेट प्लांट और ये आपका बायो इथेनॉल प्लांट होता क्या है? तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। बायोमास पैलेट प्लांट आज की डेट में आप लोग देखना गोबर से लकड़ियां बनाई जा रही हैं, है ना। तो इस तरीके के जो भी चीज है ज्वलनशील होती है, जो इजीली आग पकड़ सकती है, जिससे इजीली हम लोग खाना बना सकते हैं, उन सारी चीजों का चूरा बनाया जाता है, उन सारी चीजों का पाउडर बनाया जाता है, गूंदा जाता है और फिर उन्हीं को एक अलग शेप में लकड़ी जैसा बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सड़ी गली लकड़ियां हो गई, धान के भूसे हो गए, गेहूं के जो वेस्ट हो गए, वो सब कुछ को एक मशीन में डाला जाएगा और वो मशीन उनको क्या बना देगी? पीस देगी और उनको गूंदे हुए आटा टाइप का बना देगी और फिर उसको एक शेप में सुखा दिया जाएगा। तो एक ईंधन का काम करता है, एक फ्यूल का काम करता है, ठीक है। वही होता है आपका पैलेट के नाम से जानते हैं। तो ये आज की डेट में इंडिया में बहुत चल रहा है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया गया है एक तो रेवाड़ी में, और टारगेट क्या रखा गया है? 240 टन का रोज डेली का प्रोडक्शन रखा गया है, टारगेट याद रखिएगा, ठीक है, टारगेट रखा गया है।
और दूसरा बायो इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। तो बायो इथेनॉल प्लांट में क्या होगा सर, ठीक है, इथेनॉल बनेगा, ठीक है, इथेनॉल बनेगा और किससे बनेगा, तो बायो प्रोडक्ट से बनेगा। और बायो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर भी जो प्लांट्स के एनिमल्स के वेस्ट हैं उससे बायो इथेनॉल बनाया जाएगा। और ये सब क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने अभी कसम खाई है कि 2047 तक, इंडिया ने 2047 तक क्या करने की कसम खाई है, तो इंडिया ने 2047 तक भाई साहब जीरो 2047 तक पूरा जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। कंप्लीटली यहां पे 2070 तक रखा है, ठीक है, लेकिन हम लोग 2047 तक इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, याद रखें 2047 तक कार्बन कार्बन एमिशन का टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। 2047 तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा भारत से कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा सेक्टर कार्बन एमिट ना करे, जिसके लिए यहां पे क्या बनाया गया है, ई ट्वेंटी पेट्रोल बनाया गया है, ठीक है। ई ट्वेंटी पेट्रोल का मतलब क्या होता है, इसमें इथेनॉल जो है आपका 20% होगा, इथेनॉल जो है आपका 20% होगा और पेट्रोल आपका 80% होगा। तो इससे क्या होगा यहाँ पे कि पॉल्यूशन बहुत कम होगा इस तरीके के पेट्रोल से। तो ई ट्वेंटी फ्यूल गाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें इथेनॉल 20% होगा और ये आपका पेट्रोल 80% होगा। आने वाले समय में E27 की भी चर्चा चल रही है कि 27% इथेनॉल होगा और बाकी परसेंटेज बचेंगे वो आपका पेट्रोल यूज किया जाएगा। इस तरीके की गाड़ियां भी बनाई जा रही हैं, इस तरीके से पेट्रोल को भी तैयार किया जा रहा है। तो यहां पे आप देखना, इस इथेनॉल पेट्रोल बनाने के लिए इथेनॉल की जरूरत बनेगी, तो ये इथेनॉल का ही एक प्लांट को उद्घाटन किया गया है रेवाड़ी में। और रेवाड़ी कहां पे, हरियाणा में। और किसके द्वारा, प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। अब प्रहलाद जोशी कौन है सर, तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के मंत्री हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी मिनिस्टर है ये, ठीक है, याद रखेगा, मिनिस्टर है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इन्हीं के पास है। क्लियर पॉइंट बच्चों, तो करेक्ट आंसर विल बी योर प्रहलाद जोशी। नाउ अगला सवाल आता है वेलम, अगला सवाल, वेलम माला सिमन्ना, नाम ध्यान से पढ़ना बच्चों, वेलमन्ना सिमन्ना को लोकनायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार 2025 उनकी किस भाषा की साहित्य में योगदान के लिए दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले नाम याद रखना, ठीक है, क्या है ये, वेलमल्ला श्रीमन्ना, क्या नाम है इनका, वेलमल्ला श्रीमन्ना, वेलमल्ला श्रीमन्ना, मल्ला सिमन्ना। अब इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड कौन सा दिया गया है, लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड, ठीक है, कौन सा, लोक नायक फाउंडेशन फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड, ठीक है, लिटरेरी अवार्ड। अब ये कौन सा अवार्ड है सर, ये एक साहित्य अवार्ड है। साहित्य का मतलब क्या होता है, जो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, साहित्य पुरस्कार लिटरेचर के फील्ड में हम लोग देते हैं। तो ये लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में जो पुरस्कार दिया जा रहा है, इसका नाम क्या है, लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड या फिर लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार, ठीक है। ये 2025 में इसका 12वां एडिशन बनता है, 12th एडिशन इस पुरस्कार का दिया जा रहा है। और किसको दिया जा रहा है, तो वेलमल सिमन्ना को दिया जा रहा है। और क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने तेलुगु के क्षेत्र में तेलुगु साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। तो यही तो आपसे सवाल पूछा गया था, किस फील्ड में, तो तेलुगु के फील्ड में, ठीक है। इन्होंने तेलुगु भाषा में 100 से भी ज्यादा रचनाएं लिखी हैं, जिसमें नोवेल आ जाते हैं, स्टोरीज आ जाती हैं, पोएट्री आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, 100 से ज्यादा लिखा है। और इस वजह से इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान का नाम बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025। अब ये अवार्ड उनको कब दिया जाएगा, तो 18 जनवरी 2026 को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, 18 जनवरी 2026 को दिया जाएगा। और ये 2026 में 18 जनवरी ही क्यों भाई साहब, तो इसलिए ये डेथ एनिवर्सरी है हमारे महाकवि हरिवंश राय बच्चन का, ठीक है। क्या है ये, डेथ एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है किसकी, आप सभी जानते हैं यहाँ पे, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है बच्चों, सभी जानते हैं इनको। वो आप लोगों ने कई कविताएं सुनी होंगी, अग्निपथ 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 इन्हीं की है।
और क्या बोलते हैं, लहरों से टकराकर नौकाएं कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं इन्होंने दी हैं हरिवंश राय बच्चन ने। इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी है। साथ में ये 18 तारीख एक और डेथ एनिवर्सरी आ जाती है। आप लोगों ने एनटीआर का नाम सुना होगा, ये जूनियर एनटीआर नहीं, जिसको मैं अभी देवरा मूवी में और ये RRR मूवी में आप लोग देखते हो, ठीक है। ये तो उनके वंशज हैं। तो यहाँ पे एनटीआर, ठीक है, एनटीआर साहब हैं, उनका भी, जो साउथ के सुपरस्टार थे और पॉलिटिशियन भी थे, उन दोनों का डेथ एनिवर्सरी है 18 जनवरी को। इसलिए 18 जनवरी 2026 को ये पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार का नाम क्या है? लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड, यानी कि लोकनायक फाउंडेशन साहित्य अवार्ड। किस भाषा के लिए दिया जाता है? तेलुगु के लिए दिया जाता है। और इस साल किसको दिया जा रहा है? वेलमला सिरमन्ना को दिया जा रहा है, तेलुगु में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपके लिए क्या आता है बच्चों? अगला सवाल है, द फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 वर इनॉग्रेटेड एट विच स्टेडियम इन जयपुर? अब देखिए, यहां पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन शुरू हो चुका है। तो सर ये खेलो इंडिया है क्या? इसके बारे में जरा सा आप बता दीजिए ना। ठीक है, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से इसकी शुरुआत हुई थी। स्कूल गेम्स से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। यानी कि स्कूल लेवल पे गेम्स को प्रमोट करो, स्कूल लेवल पे गेम्स को बढ़ावा दो, एथलीट, रनिंग वनिंग, क्रिकेट सब कुछ में जितना भी गेम हो सकता है उसको बढ़ावा दो स्कूल लेवल पे। शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 2018 में शुरुआत की गई थी। अब यहां पे देखते ही देखते भारत सरकार को ऐसा लगा कि नहीं यार, स्कूल लेवल पे ही क्यों, इनको यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हमको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यही वो खिलाड़ी हैं जो आगे चल करके ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमनवेल्थ में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए इनको ट्रेनिंग की और ज्यादा जरूरत है। तो इस वजह से 2020 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कर दिया गया था। याद रखिएगा, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कर दिया गया था, ताकि ये भारत के नए नए खिलाड़ियों को उत्साह मिले, भारत के नए नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले आगे खेलने का। और ये कहां पे किया गया था? 2020 में, ठीक है, तो उड़ीसा में किया गया था। उड़ीसा में KIIT जो आपका स्टेडियम है, KIIT इंस्टीट्यूट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहां पे किया गया था उड़ीसा में 2022 वाला। ठीक है, यानी कि शुरुआत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की यहीं से की गई थी। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इसका 5वां एडिशन है, ये 5th एडिशन है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। तो अभी जयपुर में हो रहा है, तो जयपुर के किस स्टेडियम में हो रहा है? ये आपका सवाल है। नेहरू स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम और भामशाह स्टेडियम और महाराणा प्रताप स्टेडियम। तो करेक्ट आंसर इज सवाई मानसिंह स्टेडियम। ठीक है बच्चों, क्या? सवाई मानसिंह स्टेडियम, मानसिंह स्टेडियम नाम आप लोगों को याद रखना है। सवाई मानसिंह स्टेडियम के नाम से इसको जाना जा रहा है, ठीक है। तो सर क्या ये एक ही शहर में होगा, जयपुर में ही होगा? नहीं बच्चों, ये जयपुर में हो रहा है, ठीक है, ये जोधपुर में हो रहा है, ठीक है, ये उदयपुर में हो रहा है, ठीक है, ये कोटा में हो रहा है, ठीक है, ये अजमेर में हो रहा है, ठीक है, ये भरतपुर में हो रहा है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और कितना हो गया आपका? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, और ये बीकानेर में हो रहा है। यानी कि आपको याद रखना है कितने शहर हैं? 7 शहर हैं, यहां पर किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये किसने ऑर्गेनाइज इनॉग्रेशन तो किया है ना इस गेम का? तो डेफिनेटली इसका इनॉग्रेशन किया गया है वहां के जो सीएम है भजन लाल जी, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है, याद रखेगा, सीएम भजन लाल जी, ठीक है बच्चों, भजन लाल जी के द्वारा यहाँ पे उनका इनॉग्रेशन किया गया है। क्लियर पॉइंट। और यहाँ पे मनसुख मांडविया साहब भी, मनसुख मांडविया साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 2 लोगों के द्वारा किया गया है, भजन लाल जी के द्वारा और मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन पवन इन्वॉल्व द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस फाइटिंग वाइल मिलिटेंट ग्रुप्स इन श्रीलंका। यानी कि ऑपरेशन पवन में
भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका के किस उग्रवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई की थी? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला न्यूज है ये, जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। ये उस वक्त की बात है जब श्रीलंका में दो ग्रुप्स आपस में फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे अपने अपने अधिकारों के लिए। एक का नाम क्या था? सिंघाला, ठीक है। एक का नाम क्या था? सिंघाला ग्रुप, और दूसरा तमिलियन ग्रुप, ठीक है। तमिलियन ग्रुप था श्रीलंका में। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि सिंघाला अपने आप को सुपीरियर बताते थे। यूनिवर्सिटीज में उनका रिजर्वेशन होगा, लैंग्वेज उनकी बोली जाएगी, सिंघाला बोलने वाले होंगे, जॉब में उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, सारी सारी सरकारी प्राथमिकताएं उनको मिलेंगी। तो श्रीलंका में जो तमिलियंस थे उन्होंने हथियार उठा लिए, इस ये कह के कि भैया हमारे अधिकारों को साफ साफ आप छीन रहे हो। तो इन दोनों के बीच में जब लड़ाई चल रही थी, तो एक जो तमिलियन है, ठीक है, एक तमिलियन ने एक उग्रवादी संगठन बना दिया, जिसको आप लोग शॉर्ट में लिट्टे के नाम से जानते हो, लिट्टे के नाम से जानते हो, ठीक है, याद रखना। तो इसने क्या बना दिया? एक आतंकवादी या उग्रवादी संगठन बना दिया। किसने? तो तमिलियंस ने बना दिया, ठीक है, याद रखना। और उस उग्रवादी संगठन का नाम क्या रखा इन लोगों ने? उस लिट्टे के नाम से हम लोग जानते हैं LTTE, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ लिबरेशन टाइगर्स टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है। एलम, एलम का मतलब होता है स्टेट, यानी कि तमिल स्टेट को आजाद करवाने वाला या फिर तमिल स्टेट को अपना अधिकार दिलवाने वाला टाइगरों की फौज खड़ी कर दी है, ऐसा इन्हें लगता था, ठीक है। वी प्रभाकरन जो था इसका हेड हुआ करता था, ठीक है, जिसको हम लोग आमतौर पे प्रभाकरन के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया श्रीलंका में सिंघाला के खिलाफ। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस इतने ज्यादा श्रीलंका में हो गई कि श्रीलंका ने हेल्प मांगी भारत से कि सर हमारी हेल्प करो। और उस वक्त पे राजीव गांधी साहब थे प्राइम मिनिस्टर के पद पे। तो राजीव गांधी ने एक पीस कीपिंग फोर्स भेजा, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा। कहां पे? श्रीलंका में, कि जाओ भाई साहब बातचीत करो और वहां पे शांति स्थापित करने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलंका में जो तमिलियंस है वो हमारे भाई हैं। तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पे जो लिट्टे था, जो तमिलियन का जो उग्रवादी संगठन था, उसने बातचीत करने से इनकार कर दिया और हमारे जो फौजी भाई थे उन पे हमला बोल दिया, ठीक है, उन पे अटैक कर दिया। और कितने जो हमारे सोल्जर्स की डेथ हो गई, सॉरी डेथ नहीं कहूंगा, हमारे सोल्जर शहीद हो गए, ये करेक्ट वर्ड होगा हमारे सोल्जर्स के लिए। तो 1171 कुछ ऐसे, देखिए एक फिगर दिया गया है हमें, बाकी तो छुपाया भी गया था एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि जितना मैं इंटरनेट पे सर्च मार रहा था तो कहीं पे 500 प्लस दिखाई दे रहे थे, कहीं पे 900 प्लस दिखाई दे रहे थे, लेकिन मुझे एक ऐसा फिगर मिला जो मुझे लगा कि ये करेक्ट होगा। बट आपको ये याद रखना है कि हमारे सोल्जर्स शहीद जरूर हुए थे, ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। तो कितने सोल्जर शहीद हुए थे? हमारे 1171 सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए थे। और जिस ऑपरेशन में इन सोल्जर्स को भेजा गया था, ये जो पीस कीपिंग ऑपरेशन था ना, इंडिया पीस कीपिंग ऑपरेशन, जो कि श्रीलंका में गया था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेशन पवन के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑपरेशन पवन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब इस ऑपरेशन पवन में जितने भी हमारे सोल्जर शहीद हुए थे, उन शहीदों को शहीद का दर्जा भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया था, और ये अपने आप में शर्म की बात है। और क्यों नहीं दिया गया था? इसके कई पॉसिबल रीजंस सामने आ जाते हैं। पहला तो पॉसिबल रीजन ये सामने आ जाता है कि उस वक्त अखबारों में ऐसी सुर्खियां उठने लगी थी जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी की इंसल्ट हो रही थी। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। मान लीजिए कि पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रहा है और मैं हीरो बन के चले जाता हूं और उस लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन पड़ोसी मुझे पे अटैक कर देते हैं और मुझे ही जख्मी कर देते हैं। और वो छोड़िए, मैं अकेला नहीं गया हूं, मेरे साथ 20-25 लोग और हैं, तो डेफिनेटली मैं इस बात को छुपाऊंगा कि मैं लड़ाई रोकने के लिए गया था और मेरे साथ बहुत मारपीट हुई है और मुझे बहुत अटैक किया गया मेरे ऊपर बड़े बुरे तरीके से। मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि एक
तरीके से मेरी इंसल्ट है। तो इंडियन आर्मी की इंसल्ट हुई है, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये अखबारों की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे लिए शहीद थे, शहीद हैं और शहीद रहेंगे, इन्हें शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए था। क्योंकि भाई भारत सरकार के कहने पे ये लोग गए थे ना, यूं थोड़ी चले गए थे हीरो बनने के लिए, नहीं, भारत सरकार के कहने पे गए थे, इसलिए हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे। इन्होंने भारत के उस मिशन को अंजाम देने की कोशिश की है जो श्रीलंका में शांति स्थापित कर सकता था। नहीं हुआ वो अलग की बात है, लेकिन शहादत तो शहादत है ना भाई साहब। तो यहां पे बहुत सारी ऐसी सुर्खियां और आती हैं। एक रीजन ये भी है कि हमने किसी और के फट्टे में टांग अड़ाने की कोशिश की और हम फेल हो गए, हम फेल हो गए। तो एक आतंकवादी संगठन इंडियन आर्मी से जीत जाता है, एक आतंकवादी संगठन इंडियन आर्मी को परास्त कर देता है, हमारे इंडियन सोल्जर्स को शहादत दे देता है, शहीद कर देता है। ये इंडियन आर्मी के लिए एक अपने आप में एक आपत्तिजनक कह सकते हो सिचुएशन हो जाती है, एक कह सकते हो इंसल्ट वाली सिचुएशन हो जाती है। तो इस वजह से भी एक रीजन है कि इनको इस न्यूज को बाहर ही नहीं आने दिया गया। और अगला पॉइंट आता है कि ये वॉर थोड़ी ना थी, आप किसी देश के अंदर में गए थे। अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई बात उठ जाती, जैसे यूएन वगैरह बात उठ जाती, या श्रीलंका ही बात उठा देता, पलट जाता कि हमने तो मदद मांगी ही नहीं थी, अपने आप ही घुस गए थे, तो उस वक्त पे क्या होता, डेफिनेटली इंडिया के ऊपर ब्लेम आ जाता। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसमें ये पता चलता है कि नहीं, उस टाइम से लेकर के आज तक कोई भी शहादत नहीं दी गई थी। और ये जो ऑपरेशन पवन चला था, ये चला था आपका 1987 से लेकर के 1990 के बीच में 3 साल। और जितने हमारे जवान कारगिल के जो ऑपरेशन विजय में शहीद हुए थे ना, उससे 3 गुना ज्यादा जवान हमारे यहाँ पे शहीद हुए थे। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इनको नहीं दी शहादत की सजा, शहादत का दर्जा। लेकिन अभी 2021 में बहुत सारे फैमिलियों ने मुद्दा उठाया कि सर ये क्या बात है, हमारे फैमिली वाले भी तो शहीद हुए हैं, वो भी तो सोल्जर्स थे। तो 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इनको शहादत का दर्जा देंगे और इनके लिए हम लोग एक एक श्रद्धांजलि वाला फंक्शन भी रखेंगे जहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी 2021 में। लेकिन ये क्या होगा, ये शांतिपूर्व होगा, यानी कि सीक्रेट होगा, सीक्रेट होगा। और कहां पे होगा, तो दिल्ली का वॉर मेमोरियल, दिल्ली का जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहां पे होगा। ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली का है, वहां पे होगा। तो 2021 में पहली बार इनको श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन सीक्रेट तरीके से। लेकिन अभी 2025 में केंद्र सरकार ने बोला कि कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं, हमारे शहीद हैं तो शहीद हैं, उन्हें शहादत का दर्जा मिलेगा तो मिलेगा। डंके की चोट पे हम बड़े गर्व से कहेंगे कि हमारे सैनिक हैं और भारत इनके लिए है और हमेशा रहेगा। इसी वजह से 2025 में इन्हें पहली बार शहादत का दर्जा दिया जा रहा है। और कहां पे, दिल्ली के वॉर नेशनल मेमोरियल जो बनाया गया है, एक मेमोरियल हॉल बनाया गया, वहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, वहां पे इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये 2025 में भारत दे रहा है, लेकिन श्रीलंका बहुत पहले ही एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए मेमोरियल आपका कोलंबो में बना चुका है। ठीक है, याद रखना, मेमोरियल कोलंबो में ऑलरेडी बना चुका है, यानी कि श्रीलंका हमसे आ गया हमारे शहीदों को शहादत का दर्जा देने में। तो ये पूरा का पूरा न्यूज मैंने आपको बता दिया है। ऑपरेशन पवन किस ऐसे उग्रवादी संगठन को खत्म करने के लिए बनाया गया था, तो LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम को खत्म करने के लिए बनाया गया था। एक और बात, ये एट द एंड ऑफ द डे 2009 में जो LTT है, ये इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था। कहा जाता है कि राजीव गांधी की हत्या में भी इसी का हाथ है। अब पता नहीं है कि नहीं है। प्रभाकरन को यहाँ पे देखो, तमिल स्टेट ने बहुत प्रभाकरन को सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। उसको तो डेथ पेनल्टी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन तमिल का जो हाई कोर्ट है, तमिल गवर्नमेंट है, उसको बहुत सपोर्ट करते करते अभी भी जिंदा रखा है और लास्ट में उसको छोड़ ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिकवरी ऑफ द अंटार्कटिक ओजोन लेयर इज मेनली क्रेडिटेड टू विच ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट। अभी देखिए, अंटार्कटिका की ओजोन परत की रिकवरी का मुख्य श्रेय किस वैश्विक पर्यावरणीय समझौते को जाता है, यानी कि ओजोन लेयर की रिकवरी हुई है, याद रखिएगा, है ना। सवाल क्या पूछ रहा है, अभी देखिए ओजोन लेयर क्या है। जैसे ये आपका पृथ्वी दिखाई दे रहा है ना बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे जो सन है, ये आपका सन है, यहां से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं और ये अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी में घुसती हैं।
लेकिन उन अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी में घुसने से कौन रोकता है? उन यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को, जो कि खतरनाक होती है, हमारी स्किन कैंसर कर देती है, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, इस तरीके की बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उन अल्ट्रावायलेट रेस को आने से ये जो एक लेयर है ना, हेलमेट तरीके का एक काम करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। ओजोन लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, याद रखेगा। अब इसी ओजोन लेयर में, अब ये ओजोन लेयर में एक छेद हो गया, जैसे मान लीजिए कि ओजोन लेयर में यहां पे एक छेद हो गया, यानी कि मिट गया है ओजोन लेयर, गैस की वो जो परत है वो हट गई है एक तरीके से। जैसे मान लो ये रहा, ठीक है, ये गैस की परत हट गई है। इसका मतलब क्या है? यहां से अब अल्ट्रावायलेट रेज सीधी डायरेक्ट अंदर घुसेगी, है ना, और घुस ही रही है, और यही अल्ट्रावायलेट रेज जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ठीक है। अब ये अल्ट्रावायलेट रेज को घुसने से दो ही चीजें रोक सकती हैं। एक पहला पॉइंट क्या है कि जो रास्ता है, यानी ये ओजोन लेयर है जो टूट चुका है, डिप्लेट हो चुका है, ओजोन लेयर फट चुका है, इसको रिकवर कर दिया जाए, यानी इसका जो फटा हुआ साइज है बड़ा है, इसको छोटा कर दिया जाए। क्लियर है पॉइंट? अब इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना बच्चों, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ठीक है, अब ये कौन सा गैस होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप लोग शॉर्ट में CFCs के नाम से जानते हो, ठीक है। इसमें क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन होता है, ये तीनों का मिलाकर के बनता है। ये आमतौर पे हमारे एसीज में और जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में ये काम आता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स में काम आता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? ओजोन लेयर काफी ज्यादा और खराब होता जाता है, यानी कि फटता जाता है, और अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आती रहती हैं। इंडियन और पूरी दुनिया की सारी सारी एजेंसीज मिलकर के बहुत काम कर रही हैं कि ओजोन लेयर को भर दिया जाए, और बहुत ज्यादा कोशिश कामयाब भी हो रही है। उसी कामयाबी से रिलेटेड एक आपका सवाल है, ठीक है। अब देखिए, और सवाल क्या आता है, और सवाल क्या आ रहा है कि किस अंटार्कटिका जोन का जो लेयर है, यानी ये अंटार्कटिका जोन है, याद रखना, ये अंटार्कटिका जोन है जिसमें ये आपका ओजोन की परत में छेद है, ये धीरे धीरे कवर हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। और इसका श्रेय किसको जा रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखिए जो छेद है ना, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और ये बहुत ही छोटा सा छेद रह जाएगा। तो ये काफी हद तक हम लोग कवर कर चुके हैं। किस हद तक कवर कर चुके हैं मैं भी आपको ये बता देता हूं, ठीक है। जो ये पहले छेद था ना, लाखों स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था, लाखों लाखों स्क्वायर किलोमीटर का हुआ करता था। लेकिन अभी जो हम लोग सितंबर 2025 की एक बात करें, ठीक है, सितंबर 2025 में ये आपका 22.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हो चुका है, जो कि लाखों में हुआ करता था, लाखों मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था। और जो इसका एवरेज जो हमने नापा, यानी हमारे साइंटिस्ट ने नापा, सितंबर से लेकर के अक्टूबर के लास्ट तक, वो आपका रहा है 18.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रहा है। आप देखिए कितना कम हो चुका है, यानी कि ये भरता जा रहा है, और हमारा ओजोन लेयर धीरे धीरे कवर कर जाएगा। और कहा जा रहा है कि आपका 1960 जो आपका 2060 तक जाते जाते ये तकरीबन 100% भर जाएगा, ओजोन लेयर ठीक हो जाएगा। तब अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ में बहुत कम आएंगी, और इतना हीट बहुत कम जनरेट होगा, और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही कम होगी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये अचीवमेंट किसके द्वारा मिली है भाई साहब? ये अचीवमेंट पाने के लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्योटो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से उसको हम जानते हैं। 1987 में मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोग लेकर के आए थे, ठीक है, प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है सर? तो एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ओजोन लेयर को भरने की कोशिश करेंगे। तो अभी ओजोन लेयर को हम लोगों ने लाखों मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से घटा करके कितना लेकर के आए हैं? 22.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में लेकर के आए हैं। उसके बाद एवरेज देखा जाए तो 18.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो ओजोन लेयर जो है वो बहुत ज्यादा भर चुका है, और ये बहुत पॉजिटिव बात है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो ये पूरा पूरा जो श्रेय जाता है
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जाता है, क्योंकि इसी प्रोटोकॉल में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अब ओजोन लेयर के लिए काम करेंगे, पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे, कार्बन एमिशन कम करेंगे, फ्रिज वगैरह में सीएफसीज का इस्तेमाल कम करेंगे, जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं जो हवा में जा करके पूरे हवा को दूषित कर देते हैं, वो सब पे हम लोग काम किया करेंगे। तो ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है कहां पे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सेशन। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मुझे इस बात का यकीन है, और शुरू से अंत तक आप लोगों ने सारे के सारे नोट्स बनाए होंगे। इसी तरीके से रोज मॉर्निंग में मैं आपके लिए करंट अफेयर का सेशन लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।